हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसको आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 115 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सेमेस्टर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें और सभी स्टूडेंट्स को आप जल्दी से लाइव क्लास में लेकर आइएगा। तो फ्रेंड्स सभी लोग अपने दोस्तों को भी वीडियो को आप शेयर कर दें और उन्हें भी आप फास्टली लाइव क्लास में आप जल्दी से लेकर आइए। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो सेशन में मैंने फ्रेंड्स 75 क्वेश्चन जो हैं आपके बुक से सिलेक्ट किए हैं। बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस बचते हैं यहाँ पर, वो आपका एग्ज़ाम वेदा और आपका जो सन फाउंड्री दो साइडें चलती हैं वहाँ से मैंने पुटअप किए हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कमेंट कर कर कहा था कि एग्ज़ाम वेदा से हमारा क्वेश्चन पेपर ज़्यादा आ रहा है। तो उसी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिले मैंने उनको सबमिट किया है। तो आप सभी लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपकी लाने में आज तो मुझे काफ़ी वक्त लगा क्वेश्चन सेलेक्ट करना लिखना। तो फ्रेंड्स काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस रहा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग भी मेरा सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर कर। और फ्रेंड्स, आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर 75 प्लस 75 जो क्वेश्चन आपके बुक के इंपॉर्टेंट है पहले उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद लास्ट में जितने भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स बचते हैं एग्जाम वेदा एंड सन फाउंड्री के, उसको हम लास्ट में उसको मैंने रखा है। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और सभी स्टूडेंट्स को आप लाइव क्लास में लेकर आइए। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लेटेंट हीट ऑफ आइस, आपको बर्फ की क्या है गुप्त ऊष्मा बतानी है। तो ए ऑप्शन देख लीजिए 330 किलो जूल पर किलोग्राम, बी ऑप्शन 335 किलो जूल पर किलोग्राम, सी ऑप्शन 3.5 किलोवाट एंड डी ऑप्शन 331 किलो जूल पर किलोग्राम। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आंसर जो है फास्टली कमेंट करना है, क्योंकि आपके 115 क्वेश्चंस हैं। तो यदि धीरे धीरे कराएंगे तो फ्रेंड्स काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फास्टली क्लास होगी, आपका एग्ज़ाम भी है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पर नहीं लूँगा। यहाँ पर 1 घंटे 10 मिनट या 5 मिनट में आपका ये पूरा क्वेश्चन वीडियो सेशन कंप्लीट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स सभी लोग सहयोग करें और वीडियो को क्या है आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और फास्टली आप सभी लोग हर क्वेश्चंस का फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें। तो फिलहाल इसका बी ऑप्शन 335 किलो जूल पर किलोग्राम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1 TR इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ पर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू बतानी है। अब एक्चुअल वैल्यू बतानी है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1 TR, आपको 1 TR की वास्तविक वैल्यू बतानी है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, यहाँ पर मिस्टेक तो काफ़ी स्टूडेंट्स करेंगे, तो क्योंकि क्वेश्चन आप पहले समझिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1 TR, आपको 1 TR की यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू बतानी है। तो ए ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 3.5 किलोवाट एंड डी ऑप्शन दिया है बी एंड सी दोनों करेक्ट हैं। तो सभी लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फिलहाल जो है इसका फ्रेंड्स आपका जो है ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी एंड सी इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 210 किलो जूल पर मिनट एंड 3.5 किलो वाट। तो यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे कि जो हमारा 232.6 किलो जूल पर मिनट भी तो होता है, लेकिन ये क्या आपसे फ्रेंड्स यदि आपसे पूछे क्वेश्चन की 1 TR की वैल्यू क्या होती है, तब ये तीनों आपके सही होंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1 TR, तो वो आपका 210 किलो जूल पर मिनट होता है और 3.5 किलो वाट। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चंस में आप डिफरेंस को याद रखेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ए ऑप्शन देख लीजिए, COP यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल्स टू RN/W। बी ऑप्शन दिया है RN बराबर COP/W एंड सी ऑप्शन दिया है ए एंड बी दोनों सही हैं एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर कमेंट कर दें कि इसका जो है करेक्ट आंसर आपका कौन सा
हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया है COP बराबर RN इंटू डब्लू, तो जहाँ पर आपका RN फ्रेंड्स क्या है, नेट रेफ्रिजरेशन इफर्ट को बताता है, और W जो है वो आपका वर्क डन को बताता है। तो ये दोनों आपके हैं इक्वेशंस, दोनों सही हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब आप इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो वही यहाँ पर लिखा है, वही यहाँ पर लिखा है, तो सी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिलेटिव COP इक्वल्स टू, आपको बतानी है जो आपकी रिलेटिव COP होती है वो किसके बराबर होती है। ए ऑप्शन देख लीजिए एक्चुअल COP अपॉन थ्योरेटिकल COP, बी ऑप्शन एक्चुअल COP इंटू थ्योरेटिकल COP, सी ऑप्शन एक्चुअल COP माइनस थ्योरेटिकल COP एंड डी ऑप्शन 1 माइनस थ्योरेटिकल COP। तो फटाफट सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके लिए हैं वो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं, सिलेबस से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सबमिट नहीं किया। तो फ्रेंड्स पहले 75 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपकी बुक के हैं, बाकी आपके जो 35 या 45 जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बचते हैं उनको हमने एग्ज़ाम वेदा एंड सन फाउंडेड साइट से लिया। तो फ्रेंड्स लास्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कमेंट कर कर बताया कि उनका जो पेपर है वो आपका एग्ज़ाम वेदा या सन फाउंडेड साइट से ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव COP जो होती है वो हमारी एक्चुअल COP और थ्योरेटिकल COP का जो रेशियो होती है वो हमारी रिलेटिव COP कहलाती है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है दाब इंथैल्पी चार्ट में ऊर्ध्वाधर अक्ष पर होता है। तो आपको बताना है कि जो हमारा प्रेशर इंथैल्पी चार्ट होता है उस पर वर्टिकल लाइन पर क्या होता है। ए ऑप्शन इंथैल्पी होती है, दाब होता है, एंट्रोपी होती है या आयतन होता है। तो फ्रेंड्स जो हम आपका प्रेशर इंथैल्पी कुछ इस प्रकार का चार्ट होता है, उस पे आपका जो है वर्टिकल लाइन पे आपका प्रेशर होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होता है वो आपकी इंथैल्पी होती है। तो वर्टिकल लाइन में आपका क्या होगा, दाब होगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द्रव्यमान प्रवाह दर m होता है। तो आपको बताना है कि जो हमारा द्रव्यमान प्रवाह दर होता है वो आपका उसमें फार्मूला कौन सा होता है। तो ये ऑप्शन देख लीजिए 1400 बटे S2 माइनस H1 इंटू 60 किलो जूल पर मिनट टन। बी बराबर बी ऑप्शन देख लीजिए S2 माइनस H1 अपान 1400 गुणे 60 किलोग्राम पर मिनट टन। और इसी तरह सी ऑप्शन दिया है P इक्वल्स टू M3 H1 माइनस H2 एंड डी दिया है S2 माइनस H1 इंटू 60। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें कि इसका जो है परफेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान प्रवाह दर में m का मान निकालने का आपका ये फार्मूला होता है। और फ्रेंड्स इसका आप मात्रक भी याद रखेंगे, किलोग्राम पर मिनट टन इसका जो है मात्रक होता है। तो ये ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दाब इंथैल्पी चार्ट में हमारी जो क्षैतिज लाइन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है पूछा था कि अभी की प्रेशर और इंथैल्पी जो चार्ट होती है वहाँ पर हमारी क्षैतिज लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। तो वो हमारी इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है W इक्वल्स टू H2 माइनस H1 किस प्रक्रम के लिए सत्य है। तो संपीड़न के लिए, संघनन के लिए, प्रसारण के लिए या वाष्पन के लिए, कंप्रेशन प्रोसेस के लिए, कंडेंसन प्रोसेस के लिए, एक्सपेंशन के लिए एंड वेपोराइजेशन प्रोसेस के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेशन प्रोसेस के लिए आपका W इक्वल्स टू H2 माइनस H ये आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है वाष्प संपीड़न निकाय के लिए COP का मान होता है। तो वाइपर कंप्रेशन सिस्टम के लिए आपका COP निकालने का फार्मूला कौन सा होता है। ए ऑप्शन H1 माइनस H4 बटे H2 माइनस H1, बी ऑप्शन H1 माइनस H3 बटे H2 माइनस H4, सी ऑप्शन H2 माइनस H4 बटे H1 माइनस H3 एंड डी ऑप्शन 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल ए ऑप्शन इसका फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
H1 माइनस H4 बटे H2 माइनस H1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पानी का रेफ्रिजरेंट नंबर होता है, आपको बताना है जो हमारा फ्रेंड्स वाटर होता है उसका रेफ्रिजरेंट नंबर कितना होता है। तो ए ऑप्शन दिया है 718, बी ऑप्शन दिया है 717, सी ऑप्शन दिया है 744 एंड डी ऑप्शन दिया है 764। तो सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो सभी का आंसर इसका आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से इसका आंसर सभी लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर सभी लोग कमेंट कर दे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा पानी का रेफ्रिजरेंट नंबर होता है वो आपका R718 होता है। R717 किसका होता है इसका कमेंट करें। R744 होता है फ्रेंड्स वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। एंड R764 जो होता है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। तो R717 का क्या होता है, अमोनिया NH3। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेंट ज्ञात करने का फार्मूला आपको बताना है। तो ए ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन देख लीजिए एंड डी ऑप्शन देख लीजिए। फ्रेंड्स मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तो और टाइम लगेगा, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन मुझे लगेगा आपको नहीं समझ में आया मैं उसी ऑप्शंस को पढ़ूंगा। बाकी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करते रहिएगा। तो क्वेश्चन आपका था रेफ्रिजरेंट ज्ञात करने का फार्मूला आपका कौन सा होता है। तो फिलहाल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, R (A-1) ब्रैकेट क्लोज, अगले ब्रैकेट में आपका B+1 और ये आपका सी। तो ये आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, R22 के सिलेंडर का रंग कैसा होता है। जो हमारा R22 रेफ्रिजरेंट होता है उसके सिलेंडर का रंग आपको बताना है। ए ऑप्शन हरा, बी ऑप्शन सफ़ेद, सी ऑप्शन काला एंड डी ऑप्शन लाल। तो सभी लोग जल्दी जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दें कि इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। R22 के लिए सिलेंडर का जो रंग होता है वो हमारा फ्रेंड्स ग्रीन होता है, हरा होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ब्राइन क्या होता है। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि ब्राइन क्या होते हैं। ए ऑप्शन सोडियम क्लोराइड को कहते हैं, बी ऑप्शन कैल्शियम क्लोराइड होते हैं एंड सी ऑप्शन इथाइलिन ग्लाइकोज होते हैं एंड डी ऑप्शन इनमें से सभी होते हैं हमारे ब्राइन विलियन। तो सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करें। और फ्रेंड्स इसकी पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। और फ्रेंड्स क्या करें कि पीडीएफ में आपको आंसर नहीं देता हूँ, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे आपका ऑप्शन नंबर इस 12 में आपका कौन सा करेक्ट था, आपका ए ऑप्शन करेक्ट था। तो आप कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। आप क्वेश्चन नोट मत करें, आप केवल क्वेश्चन का सीरियल नोट करें और उसका ऑप्शन नोट करें कौन सा करेक्ट होगा। बाकी जब आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा तो वहाँ पर आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो फिलहाल इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राइन क्या होते हैं, तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और इथाइलिन ग्लूकोज जो होते हैं ये सभी हमारे ब्राइन होते हैं। डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और भी स्टूडेंट्स क्लास में लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो तो आपकी काफ़ी धमाकेदार है, तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी करना आपका फ़र्ज़ बनता है। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आपका टारगेट रखता हूँ कि आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स 100+ स्टूडेंट्स के आप ला सकते हैं, आप लेकर ज़रूर आइएगा। क्योंकि यहाँ पर आज की ये क्लास लाने में, क्वेश्चन सेलेक्ट करने में फ्रेंड्स काफ़ी मुझे यहाँ पर मेहनत करनी पड़ी है। तो फ्रेंड्स सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक भी कर देंगे, वीडियो को शेयर भी कर देंगे और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मीथेन के आधार पर रेफ्रिजरेंट संख्या होती है। आपको बताना है कि मीथेन के आधार पर हमारी रेफ्रिजरेंट संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आप सभी लोग देख लीजिए। इसका जो फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीथेन के आधार पर रेफ्रिजरेंट संख्या हमारी 2 प्रकार की होती है। और आपसे पूछ ले कि ईथेन के आधार पर, तो वो हमारी 3 प्रकार की होती है। तो नोट कर लीजिएगा, मीथेन के आधार पर रेफ्रिजरेंट संख्या 2 प्रकार की होती है। पूछ ले आपसे ईथेन के प्रकार पर से, तो आपकी रेफ्रिजरेंट संख्या 3 प्रकार की होती है। तो फिलहाल इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, R134 रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। -26 डिग्री सेल्सियस,
बी ऑप्शन -26.22 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन -25 डिग्री सेल्सियस एंड डी ऑप्शन -20 डिग्री सेल्सियस। तो सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें। तो फिलहाल इसका फ्रेंड्स जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। -25 डिग्री सेल्सियस आपका R134 रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है R11 रेफ्रिजरेंट को हम क्या कहते हैं। जो हमारा R11 रेफ्रिजरेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन फ्रेयान 11 कहते हैं, बी ऑप्शन फ्रेयान 12, सी ऑप्शन फ्रेयान 22 एंड डी ऑप्शन फ्रेयान 15। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे। तो इसका जो है करेक्ट आंसर फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए R11 रेफ्रिजरेंट को हम फ्रेयान 11 के नाम से भी जानते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो आपका अमोनिया होता है, अमोनिया रेफ्रिजरेंट होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर इसका सभी लोग आंसर बता देंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मीथेन की रेफ्रिजरेंट संख्या होती है R49, R51, R52 या R50। तो मीथेन की रेफ्रिजरेंट संख्या कितनी होती है आपको कमेंट कर इसका आंसर मुझे बताना है। तो फिलहाल इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो R50 रेफ्रिजरेंट होता है वो मीथेन ही होता है, इसका डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है R12 रेफ्रिजरेंट का रासायनिक फार्मूला आपसे पूछे तो इसको नोट कर लीजिए। ये आपका होता है CCl2F2। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आपसे पूछ ले कि R12 जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो आपका CCl2F2 होता है। और इसका फिर रासायनिक नाम पूछ ले तो वो आपका डाइफ्लोरोमीथेन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे पूछा है 1 TR की वैल्यू, वहाँ पर आपसे पूछा था एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1 TR, लेकिन यहाँ से आपका पूछा केवल 1 TR की वैल्यू कितनी होती है। तो इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। ए ऑप्शन 3.5 किलोग्राम, बी ऑप्शन 3.6 किलोवाट, सी ऑप्शन 3.5 किलोवाट एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल जो है इसका ऑप्शन बी जो है बी तो सही नहीं होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3.5 किलोवाट। इसका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपसे पूछ ले कि COP ऑफ पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए संबंध कौन सा होता है। तो इन दोनों में आपका संबंध होता है COP ऑफ पंप इक्वल्स टू COP ऑफ R+1। इसको तो आप अच्छे से याद रख लेंगे। शायद आपसे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप के लिए एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए इनमें संबंध क्या होता है। तो ये आपका फ्रेंड्स संबंध होता है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अब केंद्रीय संपीड़क की खोज किसने की थी। जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है उसकी खोज किसने की थी, उसको सर्वप्रथम किसने बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन ए या बी या सी या डी। तो इसका फिलहाल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर विलिस एच करियर जो थे उन्होंने हमारे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की खोज की थी। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है मैकेनिकल इफिशियंसी का फार्मूला कौन सा है। तो आपको यांत्रिक दक्षता का यहाँ पर फार्मूला बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे। ये आपका कैपिटल डब्ल्यू है, ये आपका स्मॉल डब्ल्यू है, बाकी आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो फिलहाल जो है इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संपीड़क के किन अवयवों में स्नेहन की आवश्यकता होती है, यानी कि वे संपीड़क के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिसमें हमें लुब्रिकेंट करने की या लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। तो क्रैंक केस होता है, सिलेंडर होता है, पिस्टन पिन होता है, बियरिंग होता है, ये सभी होते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर दे। तो इसका फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर जो ई दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी अच्छे से पढ़ लेना कि जो हमारे संपीड़क होते हैं उनके जो क्रैंक
केस होते हैं, सिलेंडर होता है, पिस्टन पिन होता है, बियरिंग, इन सभी में लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। इसका ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फाउलिंग फैक्टर से रिलेटेड, तो आपको बताना है कि फाउलिंग फैक्टर ऊष्मा अंतरण गुणांक का होता है। आपको बताना है जो हमारा फाउलिंग फैक्टर होता है वो आपका ऊष्मा अंतरण गुणांक के साथ कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दें। फिलहाल इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाउलिंग फैक्टर जो होता है वो ऊष्मा अंतरण गुणांक का उल्टा होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेयर ट्यूब इवापोरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है जो हमारा बेयर ट्यूब इवापोरेटर होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, स्टील पाइपों का, कॉपर ट्यूबों का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं फ्रेंड्स, पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ये एक बार क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया है, तो सभी का आंसर यहाँ पर आना चाहिए। तो इसका जो है फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे बियर ट्यूब इवेपोरेटर होते हैं उनमें स्टील पाइप और कॉपर ट्यूब दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन ए एंड बी बोथ दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फ्रॉस्टिंग वाष्पित्र कितने तापमान पर कार्य करते हैं। जो हमारे फ्रॉस्टिंग इवेपोरेटर होते हैं वो कितने टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 0 डिग्री सेल्सियस से कम, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका फिलहाल जो आंसर होगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर हमारे फ्रॉस्टिंग इवेपोरेटर जो वर्क करते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वायु में आर्द्रता मापने को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि वायु में आर्द्रता मापने को क्या कहते हैं। साइकोमेट्री कहते हैं, साइक्रोमेट्री कहते हैं, माइक्रोमेट्री कहते हैं, दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट इसका आंसर सभी का आना चाहिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु में आर्द्रता मापने को हम साइकोमेट्री कहते हैं। तो ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसमें जल के कण विद्यमान नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्न में से किसमें जल के कण विद्यमान नहीं होते हैं। तो शुष्क वायु में, आर्द्र वायु में, जल वाष्प में, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर कर मुझे बता दें। तो इसका फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका जो शुष्क वायु होती है उसमें जल के कण विद्यमान नहीं होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निरपेक्ष आर्द्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं। जो हमारी निरपेक्ष आर्द्रता होती है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ग्रेन पर मीटर क्यूब से, ग्रेन पर मीटर स्क्वायर से, ग्रेन पर मीटर से, या ग्रेन इंटू मीटर से। तो इसका सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर कमेंट कर दें कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फिलहाल इसका स्टूडेंट्स आंसर देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रेन पर मीटर क्यूब आपका निरपेक्ष आर्द्रता का मात्रक होता है। निरपेक्ष आर्द्रता को हम ग्रेन पर मीटर क्यूब से प्रदर्शित करते हैं। ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंथैल्पी होती है। आपको बताना है कि इंथैल्पी क्या होती है। आंतरिक ऊर्जा प्लस प्रवाह ऊर्जा का योग होती है, आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रवाह ऊर्जा का अंतर होता है। सी ऑप्शन आंतरिक ऊर्जा इंटू प्रवाह ऊर्जा होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो आपकी इंथैल्पी होती है इसको कमेंट करें कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंथैल्पी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दें। तो फिलहाल जो है इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी इंथैल्पी होती है वो हमारी इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी का योग होती है। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो एनर्जी इज कॉल्ड द इंथैल्पी। आपका ए ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आर्द्र वायु होती है। आपको बताना है कि जो हमारी आर्द्र वायु होती है वो कैसी होती है। ए ऑप्शन देख लीजिए जल वाष्प तथा शुष्क वाष्प का मिश्रण होती है। बी ऑप्शन जल वाष्प होती है। सी ऑप्शन छोटे छोटे कण होते हैं, एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें। फिलहाल जो इसका आंसर देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी आर्द्र वायु होती है वो जल वाष्प प्लस शुष्क वाष्प का मिश्रण होती है। ए ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संतृप्त कोटि का फार्मूला कौन सा है। आपको बताना है कि जो हमारी संतृप्त कोटि होती है उसको निकालने का फार्मूला कौन सा होता है। तो ए ऑप्शन देख लीजिए म्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस, बी ऑप्शन म्यू इक्वल्स टू पी अपॉन डब्ल्यू एस, सी ऑप्शन म्यू इक्वल्स टू टी अपॉन पी डब्ल्यू, एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए संतृप्त कोटि निकालने का
करेक्ट फार्मूला हो जाता है। म्यू इक्वल्स टू W/WS इसका बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाइट्रोजन का आणविक भार कितना होता है। आपको बताना है कि जो हमारी नाइट्रोजन होती है उसका आणविक भार कितना होता है। 28 होता है, 32 होता है, 40 होता है या 44 होता है। तो सभी लोग इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज की ये क्लास लाने में फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है आपके लिए। और फ्रेंड्स वीडियो को आप सबसे पहले शेयर करिए और भी स्टूडेंट्स आप लाइव क्लास में जल्दी से लेकर आइए। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में होने चाहिए, क्योंकि आज की ये क्लास आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको एग्जाम वेदा के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे और आपका जो है सन फाउंड्री के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी पढ़ने को मिलेगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसका फिलहाल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है CO2 का द्रव्यमान क्या होता है। आपको बताना है जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसका द्रव्यमान कितना होता है। ए ऑप्शन 0.5, बी ऑप्शन 0.6%, सी ऑप्शन 0.7% एंड डी ऑप्शन 0.8%। तो इसका फिलहाल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा COP का द्रव्यमान होता है वो आपका 0.5% होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ड्यू पॉइंट डिप्रेशन ज्ञात किया जाता है। आपको बताना है जो हमारा ड्यू पॉइंट डिप्रेशन ज्ञात किया जाता है वो किस फार्मूले से करते हैं। तो ए ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा फटाफट आप कमेंट कर कर मुझे बता दीजिए। वेट करता हूँ आपके 2-4 सेकंड क्वेश्चंस के आंसर का। तो फटाफट सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने जितने भी आपके वीडियोस अपलोड की हैं आप जाकर प्लेलिस्ट में आपके लिए वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब पर, आप वहां से सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। वहां पर आपको RAC की काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सारी वीडियोस वहां पर देखने को मिल जाएंगी। साथ ही आपके लिए कैड की भी वीडियोस हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की भी हैं। तो ने इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर कर मुझे बताएं कि आप हाइड्रोलिक्स का पेपर कैसा हुआ, वार्निंग आपको कितनी आई कितनी नहीं आई, क्या किसी का पेपर छूटा, आपको एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई, आप सभी लोग मुझे कमेंट कर कर बता देना। और फ्रेंड्स जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वो क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ना कि लाइव चैट में। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका मैं आंसर वहाँ पर रिप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन जो आपका लाइव चैट होता है वहाँ पर मैं इसका आंसर तुरंत तो रिप्लाई कर दूंगा लेकिन बाद में नहीं कर सकता। तो जिसको प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर कर बता देना कि आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ी है। बाकी जब आपका वीडियो सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मुझको जब भी टाइम मिलेगा मैं आपका श्योरली आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शुष्क वायु की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। ए ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एंड ई ऑप्शन। और सभी लोग इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, शुष्क वायु की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। तो फिलहाल जो है इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शुष्क वायु की विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, वो आपकी 1.005 किलोग्राम केल्विन होती है। तो ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता ज्ञात करते हैं। तो हमारा सापेक्ष आर्द्रता ज्ञात करने का फार्मूला कौन सा है। ए ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन देख लीजिए एंड डी ऑप्शन देख लीजिए और करेक्ट आंसर इसका कमेंट करिए कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा फ्रेंड्स सापेक्ष आर्द्रता होती है उसको जो ज्ञात करने का फार्मूला होता है सी ऑप्शन इसका आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.6 WPA/PVS। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्गन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। आपको कमेंट कर कर बताना है कि आर्गन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 60 होता है, 45 होता है, 40 होता है या 50 होता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फ्रेंड्स हमारा आर्गन होता है उसका आणविक द्रव्यमान आपका 40 होता है। तो सी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विशिष्ट आर्द्रता ज्ञात करते हैं, किस फार्मूले के द्वारा हम विशिष्ट आर्द्रता को ज्ञात करते हैं। ये आपका फ्रेंड्स यू है, ठीक है, इसको आप पी यू कर लेंगे। बाकी आप ए ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्योंकि मैं यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ूंगा तो फ्रेंड्स लेट होगा आपके लिए, आपका टाइम भी लॉस होगा। तो ऑप्शन आप सभी लोग देखिए, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिए, उसके बाद इसका आंसर मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.622 ब्रैकेट पी वी अपान पी टी माइनस पी यू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का आयतन कितना होता है। तो ए ऑप्शन 20.99, बी ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन देख लीजिए एंड डी ऑप्शन देख लीजिए। और आप बताइए हमें कमेंट कर कर कि आपका ऑक्सीजन जो होता है उसका आयतन आपका कितना होता है। तो फिलहाल इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसका आयतन जो है 20.99% आपका होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 1 केजी जल वाष्प का मान होता है। आपसे पूछ ले कि 1 केजी जल वाष्प का मान कितना होता है। तो जल वाष्प को हम फ्रेंड्स ग्रेन से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी आप इसका आंसर कमेंट करिए कि इसका परफेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर सभी लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर जो बी होता है 13,430 ग्रेन, वो आपका परफेक्ट आंसर होता है 1 किलोग्राम जल वाष्प का। तो बी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 30 मिनट में 40 क्वेश्चन हुए हैं, थोड़ा स्पीड और तेज करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स सभी लोग और थोड़ा तेजी से आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं तेजी से आप आगे के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ज़्यादा टाइम ना लॉस हो, आपका एग्जाम है तो आप अच्छे से पढ़े, तो इसीलिए आपको जल्दी से यहाँ पर वीडियो कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लीजिए, R12 का रासायनिक नाम क्या होता है। आपका फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो आपका R12 रेफ्रिजरेंट होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो फिलहाल इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया भी था आपको कि जो इसका फार्मूला होता है CCl2F2, इसका फार्मूला पूछ ले और इसका नाम पूछ ले तो ये आपका डाईफ्लोरोमीथेन होता है। ए ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है R717 रेफ्रिजरेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। तो जो हमारा R717 यानी कि जो हमारा अमोनिया रेफ्रिजरेंट होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी -77.8 होता है हमारा अमोनिया का फ्रीजिंग पॉइंट। आपसे पूछे कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तो वो आपका -33.33 होता है। इसको भी अच्छे से आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है R11 रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो इसको देखेंगे, जो हमारा R11 रेफ्रिजरेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, +23.77 डिग्री सेल्सियस ये आपका R11 का बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपसे फ्रेंड्स इस R11 का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ ले तो वो आपका -111 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है R500 रेफ्रिजरेंट के सिलेंडर का रंग कैसा होता है। आपको बताना है जो हमारा R500 रेफ्रिजरेंट होता है उसके सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो लाल, पीला, नीला, हरा। कमेंट कर कर आप जल्दी से बताएं। फिलहाल इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा R500 रेफ्रिजरेंट होता है उसके सिलेंडर का रंग आपका येलो होता है, पीला होता है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है TS चार्ट में ऊर्ध्वाधर अक्ष पर क्या होता है। आपको बताना है कि जो हमारा टेम्परेचर और यहाँ पर एंट्रोपी, जो हमारा टेम्परेचर और एंट्रोपी चार्ट होती है कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्टिकल एक्सिस पे क्या होता है। तो वर्टिकल पर फ्रेंड्स आपका टेम्परेचर होता है और यहाँ पर जो आपका हॉरिजेंटल है यहाँ पर आपकी क्या होती है, इसको कमेंट कर कर बताइए। अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर फिलहाल देख लीजिए, यहाँ पर आपका एंट्रोपी होती है एस वाला, एस आपका एंट्रोपी होता है, टी आपका टेम्परेचर होता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुख्य रूप से किस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं, अमोनिया का, CO2 का, SO2 का। तो इसका फिलहाल डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य रूप से हम तीनों प्रकार के रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रेफ्रिजरेशन निकाय का अवयव है। आपको बताना है रेफ्रिजरेंट निकाय के
कौन से एलिमेंट हैं? ऊष्मा सिंक है, रेफ्रिजरेशन माध्यम है, रेफ्रिजरेंट है, या दाब एवं ताप नियंत्रक है, यानी कि प्रेशर एंड टेम्परेचर कंट्रोल है। तो इसका फिलहाल ई ऑप्शन भी दिया है, तो ई ऑप्शन ही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ ले कि रेफ्रिजरेंट निकाय का कौन सा अवयव नहीं है, तो इसीलिए मैंने चारों ऑप्शन लिख दिए। तो इसके चारों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। फिलहाल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रेफ्रिजरेंट इफर्ट। आपसे पूछ ले कि रेफ्रिजरेशन इफर्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। COP इंटू वर्क डन होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंटू किया गया जो कार्य होता है वो हमारा रेफ्रिजरेंट इफर्ट कहलाता है। इसको भी अच्छे से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेफ्रिजरेशन प्रभाव को कितनी विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो जो हमारा फ्रेंड्स रेफ्रिजरेशन इफर्ट होता है इसको हम कितनी विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, तो 2 विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को लाने में आज मेरा काफ़ी टाइम लगा है। तो फ्रेंड्स आप सपोर्ट करेंगे उम्मीद करता हूँ, वीडियो को लाइक कर भी, और वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग यदि शेयर करोगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स और भी सारे या काफ़ी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करें, और जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। PDF कहाँ मिलेगी आपको अभी मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कि PDF कहाँ मिलेगी। PDF के लिए लिंक आपको कहाँ से मिलेगी। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्रेसर यानी कि संपीड़क कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। तो इसका ए ऑप्शन देख लीजिए 3, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे कंप्रेसर होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं इसको मैंने पहले वीडियो में समझा दिया था आपको, तो आप पहली वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लिथियम ब्रोमाइड अवशोषण रेफ्रिजरेशन निकाय में लिथियम क्रोमेट का प्रयोग डैश के रूप में किया जाता है। जो हमारा लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें लिथियम क्रोमेट का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? संक्षारक रोकने के लिए करते हैं, रेफ्रिजरेंट के लिए करते हैं, अवशोषक के लिए करते हैं, या सभी के लिए करते हैं? तो फिलहाल इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संक्षारक जो यानी कि जंग लगने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हम लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लिथियम क्रोमेट का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेशन निकाय में यदि गैस हल्की होती है तो वाष्पन आपका कैसा होता है? धीरे होता है, तेज होता है, नियमित रहता है? यहाँ पर आपका होना चाहिए नियमित, स्थिर रहता है, इसको आप करेंगे स्थिर रहता है, या वाष्पन बंद हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हल्की गैस होगी तो वहाँ पर जो हमारा वेपोराइजेशन होगा वो काफ़ी फास्टली होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यानी कि वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन निकाय का हार्ट कहा जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपका एग्जामिनर सही हुआ तो वो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हृदय किसे कहा जाता है, हार्ट कहा किसे जाता है? कंप्रेसर है, पंप है, वाल्व है, एंड कंडेंसर का है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके आने वाले सेमेस्टर एग्जाम, आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन जब आप जेई की भी तैयारी करोगे तो वहाँ पर भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भूमिका अदा करेंगे आपके जेई की तैयारी करने में। तो फ्रेंड जो आपकी जेई की तैयारी होती है उसमें आपका सेकंड ईयर से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो फाइनल ईयर है वहाँ से फ्रेंड्स काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं। मेन आपका होता है सेकंड ईयर में हाइड्रोलिक्स, RAC, ACC से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5वें सेमेस्टर का आपका थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन, इससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो फिलहाल इसका जो ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्रेसर जो हमारा होता है वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन का सिस्टम होता है। ए ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पिस्टन विस्थापन आयतन का सही फार्मूला कौन सा होता है? पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का जो पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट का सही फार्मूला कौन सा है? ए ऑप्शन देख लीजिए, बी, सी, डी एंड कमेंट फास्टली कर दीजिए
कि इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो फिलहाल इसका डी ऑप्शन जो है इसका परफेक्ट आंसर होगा। पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एल इसका पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है, पिस्टन विस्थापन आयतन का सही फार्मूला होता है। डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्लियरेंस फैक्टर जो हमारा होता है, क्लियरेंस गुणांक का फार्मूला कौन सा होता है। तो ए ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, और फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए कि इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्लियरेंस फैक्टर का कौन सा फार्मूला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन नंबर ए है C = VC/VS, ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाता है क्लियरेंस फैक्टर का करेक्ट फार्मूला। ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पावर फॉर सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का फार्मूला कौन सा, यानी एकल चरण पश्चाग्र संपीडक की शक्ति का फार्मूला कौन सा है, आपको कमेंट कर कर बताना है। ए बराबर W × Nm/16 वाट, बी बराबर P × T × Nm/60, सी ऑप्शन D × Nm/60 एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल इसका जो ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। P = W × Nm/60 होता है। और फ्रेंड्स आपसे इसी यूनिट पूछ ले तो शक्ति का मात्रक हमेशा हमारा वाट होता है। तो ए ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले कि अपकेंद्रीय संपीडक की खोज किसने की थी। जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है उसकी खोज किसने की थी, कब की थी, 1920 में, 1921 में, 1924 में या 1922 में। सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दें कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं 2 या 3 बार करा चुका हूँ कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है उसकी खोज 1922 में की गई थी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है घुमाऊ संपीडक यानी कि रोटेटरी संपीडक कंप्रेसर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2, 4, 6 या 8। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा। तो फिलहाल आपके जो रोटेटरी कंप्रेसर होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जब संपीडक एवं मोटर एक ही शाफ्ट पर एक ही केसिंग में व्यवस्थित किए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु रहित संपीडक कहते हैं, पश्चाग्र संपीडक यानी कि रेसिप्रोकेटिंग संपीडक कहते हैं, घुमाऊ संपीडक रोटेटरी कंप्रेसर कहते हैं, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन आपका है कि जब संपीडक एवं मोटर एक ही शाफ्ट पर एक ही केसिंग पे व्यवस्थित होते हैं या लगे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसे हम वायु रहित संपीडक कहते हैं। ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है कि कंडेंसर के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं। तो पंप होता है, हॉट वैली होती है, ट्यूब एंड हेडर होता है, या डी ऑप्शन ये सभी होते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी छाप दीजिए कि जो हमारा कंडेंसर होता है उसके मेन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी यानी कि डी, यानी कि जो हमारा कंडेंसर होता है, पंप भी होता है, मेन एलिमेंट हॉट वैली होती है, ट्यूब हेडर होता है। फिलहाल डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है HRF का मान कितना होता है। तो सबसे पहले HRF का फुल फॉर्म क्या होता है इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए। COP का फुल फॉर्म क्या होता है इसका भी आंसर छाप दीजिए। बी ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है HRF का मान किस पर डिपेंड करता है, COP पर करता है, संघनित के टेम्परेचर पर करता है, वाष्पित के तापमान पर करता है, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा HRF का मान होता है वो हमारा डिपेंड करता है आपके इन सभी पर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, कंडेंसर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इवापोरेटर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंडेंसर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडेंसर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा कंडेंसर होता है। तो फ्रेंड्स
जो हम आपके कंडेंसर होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अमोनिया रेफ्रिजरेंट के लिए कॉपर के स्थान पर किस प्रकार के हम पाइप का प्रयोग करते हैं? स्टील के करते हैं, आयरन का करते हैं, एल्यूमिनियम का करते हैं या प्लास्टिक का करते हैं? तो आपको बताना है जो हमारा अमोनिया रेफ्रिजरेंट होता है उसमें हम कॉपर के स्थान पर किस प्रकार के पाइप का उपयोग करते हैं। तो फिलहाल जो है इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्टील का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं अमोनिया रेफ्रिजरेंट के स्थान पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कूलिंग टावर कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर आपको बताना है, 4, 3, 2 या 5? तो फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए इसका कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो फिलहाल सी ऑप्शन जो दिया है, जो हमारे कूलिंग टावर होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इवेपोरेटर वाष्पित्र की ऊष्मा अवशोषित या ऊष्मा स्थानांतरण क्षमता निकालने का फार्मूला कौन सा होता है? क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन है एक इवेपोरेटर यानी कि एक वाष्पित्र की ऊष्मा अवशोषण या ऊष्मा रूपांतरण क्षमता निकालने का फार्मूला कौन सा होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाक से इसका आंसर छाप दीजिए कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल इसका आंसर नोट करिए, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। Q इक्वल्स टू यू ए ब्रैकेट T2 माइनस T1, ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स ये आपके जितने भी सिंबल हैं इनको मैंने पहले वीडियो में आपको क्लियरली समझा दिया कि Q क्या है, T2 माइनस T1 क्या है, U क्या है, A क्या है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के पार्ट कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन वाल्व सीट एंड निडल है, बी ऑप्शन पावर एलिमेंट फिलर बल्ब के साथ है, सी ऑप्शन डायाफ्राम है एंड डी ऑप्शन ये सभी हैं। तो इसका फिलहाल करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा कि एक थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व के जो पार्ट होते हैं वो आपका वाल्व सीट एंड निडल होता है, पावर एलिमेंट फीडर बल्ब के साथ होता है, डायाफ्राम होता है। तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिलरी ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनर फ्रेंड्स आपका ठीक ठाक रहा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देगा, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? तो ए ऑप्शन देख लीजिए 0.5 मीटर से 5 मीटर होती है, बी ऑप्शन 0.6 मीटर से 7 मीटर तक होती है, डी ऑप्शन 0.5 से 8 मीटर एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कैपिलरी ट्यूब की जो लंबाई होती है वो 0.5 मीटर से 5 मीटर तक होती है। ए ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिलरी ट्यूब के लाभ कौन कौन से होते हैं? तो आपको बताना है कि कैपिलरी ट्यूब के लाभ कौन कौन से होते हैं। तो ए ऑप्शन निम्न लागत, बी ऑप्शन सरल तथा सुलभ प्रचालन यानी कि इसको चलाना सरल होता है, सी ऑप्शन ऑटोमेटिक वाल्व खुलने एवं बंद होने की सुविधा होती है एंड डी ऑप्शन ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो फिलहाल इसका डी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो हमारी कैपिलरी ट्यूब होती है उसके ये सभी लाभ होते हैं, निम्न लागत होती है, उसकी जो कॉस्ट होती है वो लो होती है, वो सरलता से उपयोग किए जा सकते हैं और उनको चलाना आसान होता है, ऑटोमेटिक वाल्व होने के कारण ये ऑटोमेटिक खुल सकते हैं और बंद हो सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ऊष्मा निष्पादन गुणांक यानी कि HRF हीट रिजेक्शन फैक्टर, हमारा HRF का फुल फॉर्म होता है, तो उसका आपको फार्मूला बताना है। HRF का कौन सा करेक्ट फार्मूला है हीट रिजेक्शन फैक्टर निकालने का? तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर होगा? अब जो आपका फ्रेंड्स हीट रिजेक्शन प्रोसेस फैक्टर क्या होता है यदि आपको नहीं पता तो आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पर मैंने भी ऑप्शन क्वेश्चन में ही सारी की डेफिनेशन बता रखी, जितने भी आपके फुल फॉर्म है ये आपके प्रतीक हैं क्या, इससे पहले भी मैंने वीडियोस कराई हैं उनमें इन क्वेश्चन को भी शामिल किया है। ठीक है, तो उनमें इनका क्या मतलब है आप सभी वहाँ से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपका ज़्यादा टाइम लॉस करना नहीं चाहता। तो फिलहाल इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा हीट रिजेक्शन फैक्टर होता है वो 1+1/COP होता है, सी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि R12 रेफ्रिजरेंट के लिए किस प्रकार के संपीडक का प्रयोग करते हैं? जो हमारा R12 रेफ्रिजरेंट होता है
उसके लिए हम किस प्रकार के संपीडक का प्रयोग करते हैं। तो पश्चाग्र का, रेसिप्रोकेटिंग का, रोटेटरी का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका फटाक से सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दें कि R12 रेफ्रिजरेंट के लिए हम किस प्रकार के इस कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि जो हमारा फ्रेंड्स R12 रेफ्रिजरेंट होता है वहाँ पर हम पश्चाग्र संपीडक यानी कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेंट प्रवाह को कंट्रोल कौन करता है। कंट्रोल कौन होना चाहिए आपका, इसको कर लीजिए। जो हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है उसके प्रवाह को कंट्रोल कौन करता है, रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को कंट्रोल कौन करता है। तो पंप करता है, कंडेंसर करता है, एक्सपेंशन वाल्व करती है, या ये सभी करते हैं। तो फिलहाल इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट प्रवाह होता है उसको कंट्रोल करने का काम हमारा एक्सपेंशन वाल्व करती है। तो फ्रेंड्स आपका नन एंड ऑल ऑफ द एबो, ये जिसमें आपके मिल जाए, जिस भी ऑप्शन में मिल जाए, तो इसका आंसर आप सोच विचार कर ही करिएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जहाँ पर उनको मिला ऑल ऑफ द एबो तो क्या कहते हैं जय माता दी, यही सही होगा, लेकिन आपका वहाँ पर करेक्ट नहीं होता। हाँ, बाय द वे किसी में भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन जो आपका एग्जामिनर होता है वो फ्रेंड्स आपसे एक कदम आगे होता है। तो आप मत कर देना जय माता दी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नहीं, तो आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे। यदि नहीं आ रहा है तो आप किसी भी ऑप्शन में मार कर आइएगा। आपको फ्रेंड्स यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़कर मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग वाला कोई सिस्टम है नहीं। मान लीजिए आपका जय माता दी वाला ही फार्मूला लग जाए तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट्स क्या करेगा, क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आएंगे। नहीं तो मुझे, जैसे आपका यही क्वेश्चन आ गया और अरे ये मुझे पता ही नहीं, तो आप ये क्या करें, छोड़ दीजिए। नहीं, आप क्या करेंगे, जब जो आपको नहीं आ रहा उसमें भी आप जय माता दी मार के आ जाएंगे। लग सकता है आपका लक सही हो और वो आपको 1 नंबर दिला जाए। तो फिलहाल इसका जो देख लेते हैं, अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब वाष्पित तापमान बढ़ता है तब रेफ्रिजरेशन क्षमता क्या होती है। यहाँ पर आपको भरना है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर होती है, या नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल जो है इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें। फिलहाल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा कि जब हमारा वाष्पित का तापमान बढ़ता है तो रेफ्रिजरेंट की जो क्षमता होती है वो घट जाती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संपीडक क्षमता को व्यक्त किया जाता है कि जो हमारा कंप्रेशन की जो इफिशियंसी होती है उसको किस मात्रक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन फिलहाल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंडली संघनित्र किस भार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारे कॉइल कंडेंसर होते हैं वो किस भार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, 35 किलोवाट एंड 20 किलोवाट। तो इसका फिलहाल सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे कॉइल कंडेंसर होते हैं वो 35 किलोवाट तक के भार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, जितने भी फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन है अब आपके एग्जाम वेदा एंड जो आपका सन फाउंड्री था उससे, उस साइट से मैंने लिए हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो आपका एग्जाम वेदा है और जो आपका फ्रेंड्स फाउंड्री शॉप है, जो फाउंड्री शॉप है या फाउंड्री कुछ करके भी है, उसकी मैंने लिंक क्या की है, अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी है। तो वहाँ पर जाकर आप फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस को एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे दोनों साइड पे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर मुझे बता रहे हैं कि आपका एग्जाम वेदा से और सन फाउंड्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सभी लोग एक बार जाकर फ्रेंड्स, अभी आपके पास इनफ टाइम है, 2 या 3 दिन का टाइम है, तो आप जाकर अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी आप तो रीडिंग कर ही रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 20,000 मीटर की ऊंचाई पर एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। 40 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस, -70 डिग्री सेल्सियस, या 100 डिग्री सेल्सियस। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 20,000 मीटर की ऊंचाई पर एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका 9 डिग्री सेल्सियस होता है।
और ये आपका फ्रेंड 40 डिग्री सेल्सियस कुछ कर लिखा है, ये मुझे कमेंट कर बताइए कि 20,000 मीटर की ऊंचाई पर किसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट -40 डिग्री सेल्सियस होता है। कमेंट कर आंसर बता दीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी भी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बिल कोलमैन साइकिल में संपीडक के दौरान कार्य होता है। आपको बताना जो हमारी बिल कोलमैन साइकिल होती है उसमें संपीडक के दौरान कार्य होता है, यानी कि संपीडक के दौरान जो कार्य होता है उसको निकालने का फार्मूला आपको कौन सा है। ये आपके फ्रेंड्स एन दिए गए हैं, ये आपका हर जगह एन लिखा है, राइटिंग पर मत जाइएगा क्योंकि फ्रेंड्स फास्टली क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, तो ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं लाइव चैट के माध्यम से कि आपका जो है इसका कौन सा आपको समझ में ऑप्शन नहीं आ रहा। तो फिलहाल इसका आंसर देख लीजिए, 77 का आपका ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। n/n-1 इंटू RT2 - RT1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिवर्स कार्नोट साइकिल में समतापीय प्रक्रम में होता है। आपका जो रिवर्स कार्नोट साइकिल होता है उसमें आइसोमेट्रिक एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है, समतापीय प्रसारण प्रक्रम में आपका होना चाहिए था कि कौन सी कंडीशन आपकी यहाँ पर यूज होती है। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका है रिवर्स कार्नोट साइकिल में समतापीय प्रक्रम में होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। तो इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, T4 = T1 होता है, T4 डज नॉट = T1। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने रिवर्स कार्नोट साइकिल पढ़ी होगी तो आपको पता है कि ये T1 ये सब यहाँ पर जो लिखा है ये क्या है, ये आपका फ्रेंड्स जो है टेम्परेचर को बताता है। फिलहाल ये ऑप्शन सही होगा, आप कैसे सही होगा आप मुझसे सुनिए। जो आपका फ्रेंड्स रिवर्स कार्नोट साइकिल होता है वहाँ पर कुछ आपका एक प्रकार टी वाला आपका चार्ट कुछ ऐसे बनता है और वहाँ पर जो आपका 1 2 3 और ये 4 साइकिलें आपकी यहाँ पर बनी होती हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि जब हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल में आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस होता है तो वहाँ पर जो आपका टेम्परेचर T1 पर जो तापमान होगा वही आपकी जो आपका 4 पर भी वही तापमान होगा, यानी कि जो हमारा T1 पर टेम्परेचर होगा वही आपका T4 पर टेम्परेचर होगा। तो वही ये रिलेशन आपका ऑप्शन नंबर ए बताता है। बाकी आप कार्नोट साइकिल क्या होती है, रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या होती है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना, TS पढ़ लेना, PH डायग्राम क्या होता है इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक यार आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आज की क्लास लाने में फ्रेंड्स आपके लिए मैंने काफ़ी सारी यहाँ पर मेहनत की है। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार क्या करेंगे, मेरा साथ देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और आप सभी दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने सभी यारों को लेकर आ जाइए और फ्रेंड्स वीडियो को अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे प्रकार से कर पाए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेंट का अवांछनीय गुण है। आपको बताना है कि रेफ्रिजरेंट की अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज इनमें से कौन सी है। नॉन टॉक्सिन होता है, गैर जहरीला होता है, बी ऑप्शन नॉन फ्लैमेबल होता है यानी कि अज्वलनशील होता है, बी ऑप्शन है नॉन एक्सप्लोसिव होता है, गैर विस्फोटक होता है, एंड डी ऑप्शन है उच्च बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी कि हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो रेफ्रिजरेंट की कौन सी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है, अवांछनीय गुण है, इसको आपको कमेंट कर यहाँ पर बताना है। तो फिलहाल इसका आपका जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रेफ्रिजरेंट की अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती है, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रेफ्रिजरेंट का वांछनीय गुण कौन सा है। आपको कमेंट कर बताना है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट का वांछनीय गुण कौन सा है। ए ऑप्शन कम क्वथनांक, बी ऑप्शन हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, सी ऑप्शन वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, डी ऑप्शन ये सभी। तो फ्रेंड्स ये 75 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं सब वो आपके एग्जाम वेदा एंड सन फाउंड्री से मिलते हैं। आपको विश्वास नहीं तो आप जाकर फ्रेंड्स वहाँ पर मैंने लिंक आपको भेज दी है,
आप वहाँ पर जाकर सारे क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैं उसी को लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका जो परफेक्ट आंसर होगा, रेफ्रिजरेंट का जो वांछनीय गुण कौन सा होता है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा रेफ्रिजरेंट का वांछनीय गुण होता है वो आपका कम क्वथनांक भी होता है, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर भी होता है, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा होती है। फिलहाल डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेंट के रूप में R12 का उपयोग करने वाली रेफ्रिजरेटिंग इकाइयों के लिए ऑपरेटिंग दबाव क्या है। आपको बताना है कि रेफ्रिजरेंट के रूप में जो हमारा R12 प्रयोग किया जाता है, R12 का उपयोग करने वाली रेफ्रिजरेटिंग इकाइयों के लिए ऑपरेटिंग दबाव क्या रखा जाता है। 2 बार रखते हैं, 8 बार रखते हैं, 15 बार रखते हैं या 30 बार रखते हैं। तो फिलहाल इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी कर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 बार रखते हैं ऑपरेटिंग दबाव, तो 8 बार रखते हैं ऑपरेटिंग दबाव, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं फास्टली, क्योंकि आपका लगभग 1 घंटा यहाँ पर होने वाला है। बस आपका 10 या 15 मिनट और लगेगा, यहाँ पर आपको कवर करा दूंगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, घरेलू एयर कंडीशनर की तुलना में घरेलू रेफ्रिजरेंट के प्रदर्शन का गुण है। आपको बताना है कि जो हमारा डोमेस्टिक एयर कंडीशनर की तुलना में जो आपके डोमेस्टिक एयर का प्रदर्शन का गुण होता है वो कैसा होता है। तो ए ऑप्शन वैसा होता है, बी ऑप्शन कम, सी ऑप्शन अधिक है, डी ऑप्शन। तो सभी लोग कमेंट कर आंसर कमेंट करें। फिलहाल एक बार इस क्वेश्चन को मैं चेक करता हूँ क्या गलत तो नहीं है। क्वेश्चन आपका है, घरेलू एयर कंडीशनर की तुलना में घरेलू रेफ्रिजरेंट का गुणांक होता है। क्वेश्चन आपका सही है, तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। घरेलू एयर कंडीशनर की तुलना में जो घरेलू रेफ्रिजरेंट होता है उसके प्रदर्शन का जो गुणांक होता है वो आपका कम होता है, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्वा अमोनिया और लिथियम ब्रोमाइड जल अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में रेफ्रिजरेंट क्रमशः होते हैं। पानी और पानी होता है, पानी और लिथियम ब्रोमाइड होता है, अमोनिया और लिथियम ब्रोमाइड होता है, एंड डी ऑप्शन अमोनिया एंड वाटर होता है। तो फटाक से इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दें कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, इस जो है आपका फ्रेंड्स डी ऑप्शन ही सही होगा। NH3 और जो आपका H2 होता है वो ही इसका परफेक्ट आंसर होता है, यानी कि एक्वा अमोनिया और लिथियम ब्रोमाइड जल अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में जो हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं वो आपका अमोनिया और वाटर होता है, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हीटिंग और निराद्रीकरण प्रक्रिया के दौरान, तो निराद्रीकरण को हम फ्रेंड्स इंग्लिश में कहते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के दौरान जो हमारा शुष्क बल्ब टेम्परेचर कैसा रहता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, कम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के दौरान जो हमारा शुष्क बल्ब तापमान होता है वो आपका बढ़ जाता है, बी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी कूलिंग और निरार्द्रीकरण में आपका जो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है, स्थिर रहता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन के दौरान जो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है वो आपका कम हो जाता है, सी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, घरेलू रेफ्रिजरेंट में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, जो हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट में हम आमतौर पर किसका उपयोग करते हैं, तो CO का करते हैं, NH3 का करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का, अमोनिया का, R12 का, या हाल का। तो फ्रेंड्स सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। मैंने फिर से कहा है कि फ्रेंड्स ऑल ऑफ द एबव कर आप जय माता दी वाला ऑप्शन मत मार के आ जाइएगा, वो भी गलत हो जाता है। बाई चांस सही हो जाए बट आपका वहाँ पर एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए ही डी ऑप्शन देता है, बाकी में कुछ में भी आपका सही होता है। मैं ये नहीं कहता कि डी ऑप्शन ऑल ऑफ द वो गलत ही होता है, लेकिन आप वहाँ पर केयरफुली ही आंसर दीजिएगा, नहीं तो आप क्या करें, जय माता दी मार के आ जाएं और आपका ऑप्शन गलत निकल जाए। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा बिल्कुल। R12 रेफ्रिजरेंट होता है इसका फार्मूला, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन, घरेलू रेफ्रिजरेंट में आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला रेफ्रिजरेंट हमारा R12 ही
होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक कूलिंग टावर में पानी को जिस न्यूनतम तापमान तक ठंडा किया जा सकता है वह है। तो जो हमारा कूलिंग टावर है उसमें पानी को किस न्यूनतम तापमान तक ठंडा कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर कहलाता है, वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर कहलाता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर कहलाता है, या एम्बियंट एयर टेम्परेचर कहलाता है। तो फटाक से सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर दें, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम है इसकी खोपड़ी में आप छेद कर कर जरूर आइएगा, क्योंकि जो हमारे गौरव सर कहते हैं कि पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे तो आप यहाँ पर साम दाम दंड भेद जो भी लगे आप लगा देना पेपर में, और पेपर की खोपड़ी में आप छेद कर कर ही आना। ठीक है, जो मैं फिर से कह रहा हूँ, साम दाम दंड भेद जो भी लगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अब की बार तो कुछ पढ़ाया लिखाया गया नहीं। हम मुझे भी पता है, मेरे कॉलेज में भी यही हुआ है, कुछ पढ़ाया लिखाया गया नहीं। तो जो भी आपको मिले साम दाम दंड भेद लगा देना एग्ज़ाम में, बाकी तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर ले जाओगे। आपने कुछ पढ़ रखा है तो ये तो आप पर अपना कॉन्फिडेंस होगा ही कि आपका एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा फ्रेंड्स एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का प्रयोग कहाँ करते हैं? घरेलू रेफ्रिजरेशन करते हैं, कॉमर्शियल रेफ्रिजरेटर में करते हैं, एयर कंडीशनिंग में करते हैं, या गैस लिक्विडिफिकेशन में करते हैं। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लेना इन सभी क्वेश्चंस का आंसर, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा। गैस लिक्विडिफिकेशन में एयर रेफ्रिजरेंट साइकिल का जो प्रयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर फ्रेंड्स 89 तो लिखना भूल ही गया, चलिए कोई बात नहीं, 90 देख लेते हैं। शीतलन और निरार्द्रीकरण के दौरान विशिष्ट आर्द्रता कैसी रहती है? तो स्थिर रहती है, बढ़ती रहती है, कम हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन के दौरान आपकी जो स्पेसिफिक हीट होती है, जो आपकी स्पेसिफिक विशिष्ट आर्द्रता होती है वो कैसी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पूछा है आपसे, आर्द्रता पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कम हो जाती है शीतलन और निरार्द्रीकरण के दौरान जो हमारा विशिष्ट आर्द्रता होती है वो आपकी कम हो जाती है। डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एन इवेपोरेटर इज आल्सो नोन एज, जो हमारा एक वाष्पित्र होता है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रीजिंग कॉइल के नाम से जानते हैं, कूलिंग कॉइल के नाम से जानते हैं, चिलिंग कॉइल के नाम से जानते हैं, या ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी नाम से हम जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका फ्रेंड्स इस बार तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन एक बार मैं कंफर्म कर लूँ यहाँ से, हाँ डी ऑप्शन ही है। जो हमारा इवापोरेटर होता है उसको हम फ्रीजिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं, कूलिंग के नाम से भी जानते हैं, चिलिंग कॉइल के नाम से जानते हैं, ऑल ऑफ दिस। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स सभी का डी ऑप्शन नहीं गलत होता है, लेकिन आप क्वेश्चन को जिसमें भी आपका ऑल ऑफ द एबव मिल जाए उसको उस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीडिंग जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन साइकिल में रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को कौन नियंत्रित करता है? कंप्रेसर करता है, कंडेंसर करता है, इवापोरेटर करता है, या एक्सपेंशन वाल्व करती है? तो फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेफ्रिजरेशन साइकिल में रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। तो इसका फिलहाल जो है डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है उसमें रेफ्रिजरेंट प्रवाह को हम एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा कंट्रोल करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है और हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाइपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन कुछ इस तरह के होते हैं। आपको बताना है कि जो हमारा वाइपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन होता है कुछ दिए गए ऑप्शंस में इस प्रकार भी होते हैं, कार्नोट की तरह होता है, रिवर्स कार्नोट की तरह होता है, या ए एंड बी दोनों की तरह होता है, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर गलत करोगे। यहाँ पर
आपने इसके बारे में फ्रेंड्स पढ़ा है तब भी आप सही करोगे, नहीं तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स गलत करने वाले हैं। चलिए देखता हूँ कि इसका आंसर इसका करेक्ट आता है। वाइपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कुछ इस तरीके के होते हैं, कार्नोट तरीके के होते हैं, रिवर्स कार्नोट, या दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल इसका आंसर देख लीजिए, सी नंबर कमेंट करने वाले देख ले, यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ना आपका कार्नोट होता है ना आपका रिवर्स कार्नोट होता है, तो ये तो खत्म हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट, नॉट इसमें से नन ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कम तापमान और दबाव पर एक रेफ्रिजरेंट के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कम होती है, बढ़ जाती है, वही रहती है, या अन्य कारकों पर निर्भर करती है। तो फटाफट इसका आंसर सभी लोग छाप देंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फिलहाल इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा आपका, कि कम तापमान और दबाव पर एक रेफ्रिजरेंट के वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स 75 से लेकर अभी जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम वेदा एंड सन फाउंड्री पर आपको पढ़ने को मिल जाएंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। लिंक आपको मैंने टेलीग्राम पर सन फाउंड्री एंड आपका एग्जाम देव की पहले से ही वहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, तो जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में CO2 सिस्टम को छोड़कर, क्वेश्चन देख लीजिए, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में CO2 सिस्टम को छोड़कर की रेटिंग के लिए सामान्य नियम यह है कि रेफ्रिजरेशन के प्रति टन हॉर्स पावर का अनुपात लगाया जाए। तो ए ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन ऑफ करेक्ट आंसर इसका कमेंट कर देंगे। पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन सभी इसका ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1 से 2 हॉर्स पावर के बीच अनुमान लगाया जाता है रेफ्रिजरेशन के प्रति टन का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ R12 रेफ्रिजरेंट इज, जो आपका जो R12 रेफ्रिजरेशन होता है, रेफ्रिजरेंट होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, जमाव बिंदु कितना होता है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, और फटाक से इसका राइट आंसर मुझे कमेंट में बता देना कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फिलहाल जो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। -157.60 डिग्री सेल्सियस ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ R12 रेफ्रिजरेंट होता है। डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक अमोनिया चक्र के दौरान रेफ्रिजरेंट द्वारा ऊष्मा को रिजेक्ट किया जाता है, यानी कि एक रेफ्रिजरेंट साइकिल के दौरान रेफ्रिजरेंट द्वारा ऊष्मा को रिजेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा? हम इसको एक बार क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन आप केयरफुली सुनिए। क्वेश्चन आपका है, एक रेफ्रिजरेशन चक्र के दौरान रेफ्रिजरेंट द्वारा ऊष्मा को किसके द्वारा रिजेक्ट किया जाता है? कंप्रेसर के द्वारा, कंडेंसर के द्वारा, इवेपोरेटर के द्वारा, एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा। अब इसका आंसर कमेंट करिए सभी लोग। तो फिलहाल इसका आंसर बी ऑप्शन नोट कर लीजिए, एक रेफ्रिजरेशन चक्र में के दौरान रेफ्रिजरेंट द्वारा ऊष्मा को रिजेक्ट किया जाता है कंडेंसर के द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेंट का फ्रेयान समूह क्या होता है? तो आपका रेफ्रिजरेंट का फ्रेयान समूह कैसा होता है? ज्वलनशील होता है, विषैला होता है, गैर ज्वलनशील होता है, गैर विषैला और गैर ज्वलनशील होता है। तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका आंसर छाप दें कि कौन सा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेंट का फ्रेयान समूह जो होता है वो गैर विषैला होता है, गैर ज्वलनशील होता है। तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेफ्रिजरेंट का फ्रेयान समूह होता है, तो आपको बताना है कि रेफ्रिजरेंट का फ्रेयान समूह आपका कैसा होता है। हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट होते हैं, एजोट्रोप रेफ्रिजरेंट होता है, कार्बनिक रेफ्रिजरेंट होता है, एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो रेफ्रिजरेंट का फ्रेयान समूह कैसा होता है, कमेंट कर कर आप मुझे बता देना कि इसमें कौन सा आंसर करेक्ट आपका हो जाएगा। तो फिलहाल इसका ए ऑप्शन मुझे लगता है, ए ऑप्शन हाँ जी, हाँ आपका ए ऑप्शन ही, इसको कंफर्म कर लिया मैंने, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट का समूह होता है फ्रेयान समूह। तो ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन बचे, प्रति टन प्रशीतन की शक्ति है, प्रति टन आपके प्रशीतन रेफ्रिजरेशन की शक्ति कौन सी है, पावर कौन सी है? ए ऑप्शन 3.5 अपान COP, बी ऑप्शन COP/3.5
सी ऑप्शन COP इंटू 3.5 एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्रति टन प्रेसीजन की शक्ति क्या होती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। 3.5 बटे जो COP होती है वो आपकी प्रति टन प्रेसीजन की शक्ति होती है। ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा चक्र हवा को रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग करता है? एरिक्सन करता है, एरिक्सन साइकिल करती है, स्टर्लिंग साइकिल करती है, कार्नोट साइकिल करती है या बेल कॉलमैन करती है? तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसका फिलहाल करेक्ट आंसर नोट करिए, ऑप्शन नंबर डी बेल कॉलमैन जो आपकी साइकिल होती है वो हवा को रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग करती है। फिलहाल डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आर्द्रीकरण प्रक्रिया के दौरान डैश बढ़ जाता है। आपका जो आर्द्रीकरण प्रक्रिया के दौरान क्या बढ़ जाता है? गीले बल्ब का तापमान बढ़ जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है, विशिष्ट आर्द्रता बढ़ती है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो देख लेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रीकरण प्रक्रिया के दौरान सापेक्षिक आर्द्रता हमारी क्या है? बढ़ जाती है। बी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश का क्वथनांक 10.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो NH3 का होता है, 12 का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का होता है? तो आपको बताना है किसका क्वथनांक जो है वो 10.5 होता है। तो फिलहाल इसका सभी लोग आंसर नोट कर लेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसका जो हमारा क्वथनांक होता है वो 10.5 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अमोनिया क्या होता है? अमोनिया क्या है? नॉन टॉक्सिन होता है, नॉन इन्फॉर्मेबल होता है, टॉक्सिन एंड नॉन इन्फॉर्मेबल होता है या डी ऑप्शन अत्यधिक विषैला और ज्वलनशील होता है? तो फिलहाल इसका सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लेते हैं। काफ़ी लंबे टाइम से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इतना एक्सपीरियंस नहीं मुझे इतना लंबा बोलने का। मैं भी आप ही की तरह का एक स्टूडेंट्स हूँ, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं, तो इसीलिए शायद गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा अमोनिया होता है वो अत्यधिक विषैला और ज्वलनशील होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेटर एक रेफ्रिजरेंट के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है? तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर एक रेफ्रिजरेटर के रूप में किसका उपयोग करता है? पानी का करता है, अमोनिया का करता है, फ्रेमियन का करता है या एक्वा अमोनिया का करता है? ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसमें रेफ्रिजरेंट के रूप में हम एक्वा अमोनिया का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एयर रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन जो हमारा एयर रेफ्रिजरेटर होता है वो किस पर वर्क करता है? रिवर्स कार्नोट साइकिल पर करता है, बेल कोलमैन साइकिल पर करता है, दोनों पे करता है या इनमें से कोई नहीं? तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा नोट कर लेंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। जो हमारा एयर रेफ्रिजरेटर वर्क करता है वो आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल पर और बेल कॉलमैन दोनों साइकिल पर वर्क करता है, इसीलिए सी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इस अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो इसको तो आपने रट ही लिया होगा, काफ़ी बार इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ। तो डी ऑप्शन ही इसका परफेक्ट आंसर, सी ऑप्शन है आपका परफेक्ट आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका -33.33 होता है। ना याद हो फ्रेंड्स, आप केवल माइनस याद रखना, बाकी तो आपके 3 याद ही हो जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन में 1 टन का क्या मतलब होता है? गैस का भार होता है, शीतल का कूलेंट का भार होता है या 1 टन एयर को 24 घंटे में 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने की क्षमता होती है या डी ऑप्शन 1 टन पानी को यानी 1 टन वाटर को 24 घंटे में 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने की क्षमता होती है? एक ऑप्शन को मैंने नहीं, सही है। इसको यहाँ पर देखेंगे, सी ऑप्शन में कह रहा है कि 1 टन एयर को 24 घंटे में 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने की क्षमता रखती है। डी ऑप्शन कह रहा है 1 टन पानी को। तो डिफरेंस दोनों में याद रखिएगा। तो इसका फिलहाल आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 टन पानी को 24 घंटे
में 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने की जो क्षमता होती है वही आपकी 1 TR होती है। 1 TR की डेफिनेशन भी आपकी यही है कि 1 टन पानी को 24 घंटे में 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने की क्षमता ही हमारे टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1 टन का मान आपका कितना होता है? 2.67, ये आपका किलो जूल इसका मात्रक SI में लिखा है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? छाप दीजिए इसका सभी लोग। तो फिलहाल इसका डी ऑप्शन 232.6 किलो जूल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सभी लोग क्या करेंगे कि पेपर की खोपड़ी में छेद कर कर जरूर आएंगे, चाहे आप साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा देना, कोई आपको वहाँ रोकने वाला नहीं, केवल आप केयरफुली सारे काम करना। और फ्रेंड्स जो आप मैसेज करते हो, ग्रुप बनाते हो, तो फ्रेंड्स ग्रुप से एक भी आपके फ़ोटोज़ लीक नहीं होने चाहिए। यदि आप क्वेश्चंस की फ़ोटो क्लिक करते हो, यदि आपकी सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स फ़ोटो गई, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स केयरफुली आप जो भी करेंगे केयरफुली करेंगे, ठीक है। कोई भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है तो फ्रेंड्स क्या करें, या तो आप ना बनाएं, या तो बना रखा है तो फ्रेंड्स उस पर उन्हीं को जोड़ें जो आपके क्या करें, नहीं तो सोशल मीडिया पे डाल दें तो वहाँ पर आप बुरे फंसोगे। तो यहाँ पर फिलहाल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कर देंगे आपकी सबकी यहाँ पर इसका सभी का आंसर कमेंट आप कर देंगे। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन में दबाव मापने की SI इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है, जूल होती है, पास्कल होती है, या बार होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दबाव मापने की जो इकाई होती है रेफ्रिजरेशन में वो आपकी पास्कल होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एयर कोल्ड कंडेंसर की प्रारंभिक लागत कितनी होती है? हाई होती है, लो होती है, कांस्टेंट रहती है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारी फ्रेंड्स एयर कोल्ड कंडेंसर की प्रारंभिक लागत होती है वो आपकी फ्रेंड्स अधिक नहीं होती है, लो होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा 11 है कि संघनित और वाष्पीकरणकर्ता मिलकर एक बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे कंडेंसर और इवापोरेटर हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? तो वो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाते हैं। 111 का ऑप्शन बी नंबर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग कंडेंसर, यानी कि कंडेंसर के यूज करने का उद्देश्य क्या है? टू एब्जॉर्ब हीट, यानी कि ऊष्मा को अवशोषित करना, टू रिजेक्ट हीट को बाहर करना, सी ऑप्शन तरल शीतलक को वाष्प शीतलक में बदलना, यानी कि जो हमारा कूलेंट होता है उसको वेपर में कन्वर्ट करना, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? तो फिलहाल जो है इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कंडेंसर का उपयोग करते हैं ऊष्मा को रिजेक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बेल कोलमैन साइकिल इज आल्सो नोन एज, जो हमारा बेल कोलमैन साइकिल है उसको किसके नाम से भी जानते हैं? कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट, या जूल साइकिल के नाम से जानते हैं, रैंकाइन साइकिल, या आका ऑटो साइकिल? तो फिलहाल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी बेल कोलमैन साइकिल होती है उसको रिवर्स ब्रेटन साइकिल के नाम से जानते हैं और जूल साइकिल के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द बेल कोलमैन रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज डैश एस रेफ्रिजरेंट। आपको बताना जो हमारे बेल कोलमैन रेफ्रिजरेंट साइकिल होती है उसका यूज किया जाता है कूलेंट के रूप में, CO2 के, एयर एंड H2O। तो इसका फिलहाल करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एयर का उपयोग किया जाता है बेल कोलमैन रेफ्रिजरेंट साइकिल में, हम क्या करते हैं, एयर का प्रयोग करते हैं। तो बेल कोलमैन रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज्ड एयर रेफ्रिजरेशन, सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद आज का लास्ट क्वेश्चन बचा। जी हाँ फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो सेशन का, कि पश्चाग्र वायु संपीड़क के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है? मतलब जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इसका वेग कम होता है, अधिक दबाव, इसका अधिकतम दबाव 1000 बार होता है, अधिकतम क्षमता 300 मीटर क्यूब पर मिनट होती है, या ये छोटे साइज के होते हैं? तो कौन सा स्टेटमेंट आपका पश्चाग्र वायु संपीड़क रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वायु कंप्रेसर के लिए यहाँ पर करेक्ट होगा? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर डी ही इसका जो करेक्ट आंसर होगा।
ये इसका हो जाएगा। बाकी जो हमारा फ्रेंड्स क्या होता है, पश्चाग्र वायु संपीड़क के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है, इसका वेग ये भी सही होता है, ठीक है। और अधिकतम दबाव इसका 1000 बार भी होता है। अधिकतम क्षमता हमारी कितनी होती है, 300 मीटर पर मिनट होती है। लेकिन ये आपका छोटे साइज के नहीं होते हैं, पश्चाग्र वायु संपीड़क बड़े साइज के होते हैं। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन ही आपका सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन जो अभी समाप्त हो चुके हैं। अब आप लोग हमें कमेंट कर कर बताएं कि आज का वीडियो सेशन कैसा लगा। आपके लिए मैंने जितने भी क्वेश्चन चूज किए आपको कैसे लगे, मज़ा आया आज की वीडियो सेशन में, नहीं आया, वीडियो पसंद आया या नहीं आया, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता देंगे। और फ्रेंड्स क्या करेंगे, लाइव चैट में तो आप कमेंट करेंगे, साथ ही आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देंगे कि जो आपका अदर स्टूडेंट्स आए तो वो भी विश्वास करें, नहीं आपके यहाँ पर जो सर ने क्वेश्चन हमारे कराए, क्वेश्चन कराए हैं वो हमारे लिए बेस्ट हैं। तो सभी लोग एक बार फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर देंगे अपने सभी दोस्तों को। और फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक या नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये मेहनत सारी आपके लिए ही हो रही है। आपकी क्लास है, आपके लिए है, आपके लिए मेहनत है, तो आपका भी फ्रेंड्स रिस्पॉन्स बनता है मुझे सपोर्ट करने का। तो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें आगे आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट फास्टली पाने के लिए। तो फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके आरएसी एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो सेशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स फिर भी आपका एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो आपका पेपर पैटर्न कैसे सेट करे। आपके जैसे आपको ने बताया कि हमारा हाइड्रोलिक्स का जो पेपर है वो हमारे बुक से नहीं पूछा गया, वो हमारे अन्य साइट पर मिला है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो आपका पेपर हो वो आपके बुक से ही क्वेश्चन है जो आपने पढ़ रखे हैं और आपका पेपर बहुत अच्छा हो। तो सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक आपका आरएसी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के लिए, बाकी आने वाले सभी सब्जेक्ट एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें और देश को लेकर आप शिखर पर जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स सपोर्ट करना मत भूलना मुझे, आप मुझे वीडियो को लाइक कर देना। और फ्रेंड्स जो हमारे फ्रेंड्स चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओनली 29 रुपीज़ इसकी मैक्सिमम प्राइस रखी है। जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। 29 रुपीज़ 1 मंथ के लिए आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलता हूँ फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश का नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए और अपने गुरु का नाम रोशन करिए। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। पीडीएफ फ्रेंड्स पीडीएफ देख लीजिए, पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स पीडीएफ को बताना मैं रोज़ भूल जाता हूँ। जो स्टूडेंट्स नए आए हैं पीडीएफ के लिए देख लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। इसकी पीडीएफ मैं अभी यहाँ पर टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू टू ऑल।